नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के इस खास शो में आज के हमारे गेस्ट हैं सिंह यादव, पुत्र देव सिंह यादव, ग्वालियर हाई कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र सिंह जी, सबसे पहले आपकी शिक्षा की जर्नी की बात करें, क्योंकि सबसे कम उम्र में आपने ग्वालियर हाई कोर्ट में आप मुकाम हासिल कर रहे हैं। जिस तरीके से आपके बारे में लोग बता रहे हैं, किस तरीके की जर्नी रही सर? आपका क्या है इंट्रोडक्शन? आपको बताऊं, जैसे कि मेरा जन्म दमोह में हुआ है, क्योंकि मेरे फादर के वहाँ पर एरिया में अनुदान प्राप्त स्कूल हैं। और मेरे जन्म के बाद मैं प्राइमरी एजुकेशन मेरी नैनीताल से रही है, क्योंकि अपने क्षेत्र में उस टाइम पे शिक्षा के थोड़ा अभाव था, तो मेरे को नैनीताल बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया 5 साल की उम्र में। उसके बाद जब मैं वापस आया तो फिर मैंने भारतीय विद्या भवन जो अपने यहाँ का ग्वालियर में स्कूल नया खुला हुआ था उसमें किया। फिर मैंने DPS से क्लास 12 पास किया है। उसके बाद मैंने अपना लॉ पुणे से किया है। मैंने पुणे से 5 इयर्स लॉ BBA LLB कोर्स किया है। 2012 में एडमिशन लेने के बाद मैंने 2017 वहाँ से अपना BBA LLB कंप्लीट किया। फिर मैंने 2018 LLM अपने ग्वालियर के MLB कॉलेज से किया है। जिस तरीके से आपके पिता के बारे में बात की जाए तो उन्होंने एक ग्रामीण स्तर पर शिक्षा की शुरुआत की है, तो आपके बारे में पिता के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे सर। किस तरीके से आपके पिता ने ग्रामीण स्तर से लेके तमाम शिक्षकों को, आज तमाम छात्रों को इस काबिल बना दिया कि वो आज अपने अपने सपनों को पूरा करने में कामयाब हुए हैं? क्या कहना है आपका? मेरे फादर के लिए इतना ही कहना है कि वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। जब वो 1982 में जब वो उरई से दमोह आए थे, तो उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि इतना शिक्षा का वहाँ दमोह एरिया में इतना बूम था। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने नीचे से शुरुआत करी, प्राइमरी स्कूल से लेके मिडिल स्कूल से लेके फिर उन्होंने इंटर कॉलेज खोले। इंटर कॉलेज के बाद उन्होंने डिग्री कॉलेज खोले। अभी मैं वैसे बताना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन अब पाइपलाइन में ऐसा है कि हम लोग वहाँ पे एक पैरामेडिकल कॉलेज की भी स्थापना करने वाले हैं। मैंने LLB का चुनाव इसलिए भी किया क्योंकि मेरे फादर का जो एजुकेशन लाइन का बिज़नेस है, आज के टाइम में इतनी टेक्निकलिटीज़ हो गई हैं कि एजुकेशन लाइन में जब तक कि आपके साथ एक कोई वकील नहीं है, आप कोई स्कूल कॉलेज चला नहीं सकते हैं। ये एक फैक्ट है। और दूसरा ये कि अपने एरिया में, जहाँ खास करके भिंड एरिया में, लोग अपने कानूनी अधिकारों को लेके इतने अभी जागृत नहीं हैं। उनको क्योंकि कानूनी क्षेत्र में जागृत करना है और उनके जो अधिकार हैं उनका हनन ना हो, उसके लिए मेरा प्रयास हमेशा से रहेगा। उपेंद्र यादव जी, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। जिस तरीके से आप भिंड अंचल से आते हैं, भिंड ज़िले से आते हैं, भिंड और मुरैना एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां कहीं ना कहीं शिक्षा से पिछड़े हुए लोग कहीं हैं, लेकिन अब डेवलप होते जा रहे हैं हम और आप। लेकिन एक एक एडवोकेट हैं आप, ग्वालियर हाई कोर्ट से जुड़े हुए हैं, तो किस तरीके से आज समाज पर जो शोषण हो रहा है, तो किस तरीके से आपके पास केसेस आते हैं, किस तरीके से आप उनका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं? जो मेरा पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है, हमारे पास जनरली वैसे केसेस आते हैं कि कोई चतुर आदमी ने किसी सीधे आदमी का शोषण करके उसकी ज़मीन हड़प ली, किसी ठाकुर ने, किसी पावरफुल आदमी ने किसी गरीब का खेत अपने कब्ज़े में कर लिया, किसी ठेकेदार ने अपने कर्मचारी का वेतन का भुगतान नहीं किया। मतलब शोषण का स्तर तक है कि आज का ही मैं आपको एक उदाहरण दूँ। मेरे ऑफिस में एक केस आया कि एक कर्मचारी 12,000 रुपये के न्यूनतम वेतन पे काम करता था। प्राइवेट की नौकरी करने के बाद उसको आउटसोर्स कर दिया गया। आउटसोर्स कंपनी उसको सिर्फ 6,000 रुपये देने के लिए तैयार है, वो भी 4 महीने से उसको वेतन नहीं दिया गया है। अब उस कर्मचारी से क्या आप फीस की डिमांड करेंगे? मतलब आप जब वो आपके सामने बैठता है तो आप सोच ही नहीं सकते कि आप उससे क्या पैसे की मांग करो। आपको सिर्फ उसके इस एज में आके आप पैसे की सोचते भी नहीं हो। भगवान की कृपा से मैं एक प्रिविलेज्ड फैमिली से आता हूँ, मुझे इतना ज़रूरत भी नहीं पड़ती है अभी आज की डेट में। तो मेरे को बस उसके अधिकारों का ये लगता है कि कैसे आप उस पावरफुल आदमी को ये एहसास दिला सको कि इन शोषण करने वाले लोगों का भी उनके भी अधिकार हैं। आप उनके अधिकारों का ऐसे हनन नहीं कर सकते, और माननीय न्यायालय इन सब चीज़ों का कॉग्निजेंस लेता है आजकल। जी, जिस तरीके से अभी आपने ETV पर एक इंटरव्यू दिया है, तो किस तरीके से उन लोगों को पेंशन के लिए आप इसमें रिट दायर की थी सर? शिक्षा विभाग से संबंधित था। उसमें कुछ कर्मचारियों को 2013 में नियमितीकरण किया गया था, उनका वो नियमित हो गए थे स्कूली शिक्षा विभाग में, किंतु उनके 2013 से पूर्व की सर्विस को काउंट नहीं किया जा रहा था उनके पेंशनरी बेनिफिट्स के लिए। तो उसके संबंधित में रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी माननीय न्यायालय में, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 2019 में
ये आदेश पारित किया गया कि नियमितीकरण से पूर्व की जो उनकी सर्विस है उनको भी उनके पेंशनरी बेनिफिट्स के लिए काउंट किया जाएगा। 2019 में आदेश पारित होने के बाद भी शासन ने उनके आदेश का पालन नहीं किया, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से अवमानना याचिका प्रस्तुत करनी पड़ी। उस अवमानना याचिका में भी शासन ने अपने खुद के ही विभाग के कर्मचारियों के लिए इतना नहीं सोचा कि उनके आदेश का पालन करें। 2 बार माननीय उच्च न्यायालय से नोटिस गए, लेकिन वो शासन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई। जब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानती वारंट भेजा गया, जारी किया गया, तब शासन की ओर से प्रमुख सचिव महोदय और डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस उनकी पर्सनल अपीयरेंस का आदेश पारित किया गया था। उसमें जब वो उपस्थित हुई तब माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें आदेश पारित किया है और 50,000 रुपये की कॉस्ट भी लगाई है, जिसमें 25,000 रुपये याचिकाकर्ताओं को भी मिलेंगे। सबसे बड़े केसेस के बारे में बात करें तो आप किस तरीके के केसेस को आप चुनौती का सामना करते हैं? शांत शर्मा एडवोकेट के साथ काम कर रहा हूँ, और क्योंकि मेरे ये शुरुआती वर्ष हैं तो मेरे एडवोकेट काफ़ी सीनियर एडवोकेट हैं, तो उनके यहाँ सिविल लॉ, सर्विस लॉ, क्रिमिनल लॉ सारे केसेस आते हैं, और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इन सभी तरीके के केसों में अपना हाथ बटा सकूं। एडवोकेट उपेंद्र यादव जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ के आज के हमारे गेस्ट हैं। सर, आपकी जन अदालत मेरा न्यूज़ चैनल है और आप आज लॉयर हैं, एक एडवोकेट के रूप में आप मेरे चैनल पर गेस्ट के रूप में आए हैं। तो सर, आपकी जन अदालत, जिस तरीके से मैंने नाम इसलिए दिया था कि जनता की अदालत में जनता के हित में फैसला हो और जनता को न्याय मिल सके, तो सर आप एडवोकेट हैं और मेरा आपसे एक बड़ा सवाल है, आपको नहीं लगता है कभी कभी लॉयर भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वार्थ के लिए, और गरीब अपने केस जीतने के लिए गरीब के साथ नाइंसाफ़ी होती है? सर, क्या कहना चाहेंगे सर इस मामले में? कि ऐसे बहुत ही कम केसेस सुनने को मिलेंगे, क्योंकि 100 में से वो एक केस ऐसा होता है जो सब लोगों की नज़र में आता है। हालांकि वकील प्रयास करते हैं कि वो अपने पक्षकार को न्याय दिला पाएँ। 1-2 प्रकरण ऐसे हो जाते हैं, हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, पर मेजॉरिटी केसेस में आप ऐसा नहीं सुनेंगे। तो सही माने में देखा जाए एडवोकेट के क्या कर्तव्य होना चाहिए जनता के हित में और कानून के हित में, क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट का ऑफिसर भी होता है। लॉयर का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो अपने पक्षकार का केस कोर्ट के सामने रखे। लॉयर का ये भी काम होता है कि वो कोर्ट को असिस्ट करे कि जो पक्षकार उसके कोर्ट के सामने आया है उसको न्याय कैसे मिले। तो लॉयर का सिर्फ एक ही काम होना चाहिए कि वो कैसे भी अपने पक्षकार को उसके अधिकार प्रदान कराए जाए। तो सर, उन तमाम एडवोकेट्स के लिए क्या आप कहना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं उनके साथ भी आज ग्रामीण स्तर पर तहसीलों में उनके साथ उनका शोषण होता नज़र आता है, उनको जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो सुविधाओं से वो वंचित हो रहे हैं, तो किस तरीके से आप उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकार को दिलाने के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? सही उठाइए कि तहसील स्तर में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह में लॉयर्स को उतने बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे, उतनी सर्विस नहीं मिल पा रही है। मेरा आग्रह सिर्फ स्टेट बार काउंसिल से और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इतना ही है कि वो सारे बेनिफिट्स, सारे सर्विसेज लॉयर्स को सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ही ना रखें। लाइब्रेरीज़ की स्थापना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी की जाए, लाइब्रेरी की स्थापना रेवेन्यू कोर्ट्स में भी की जाए, ताकि जो हमारे निचली अदालतें हैं उनमें पैरवी कर रहे सब वकीलों को उसका फ़ायदा मिल सके। जी, तो सर इंटरव्यू में, आज के इस खास इंटरव्यू में आज ग्वालियर हाई कोर्ट से हमारे साथ एडवोकेट उपेंद्र यादव जुड़े हुए हैं। उपेंद्र यादव जी, आपके लाइफ का क्या सपना है, क्या लक्ष्य लेकर आप चल रहे हैं? सर, बताना चाहूँगा कि मेरे सामने जो भी पक्षकार आए, उस पक्षकार की शक्ल देखे बिना, उस पक्षकार का बैकग्राउंड देखे बिना मैं उसको न्याय प्रदान करा सकूँ। मैं उससे ये ना सोचूं कि इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, मैं उससे ये ना सोचूं कि मेरा इससे कितना नाम होगा। उसका मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जो मेरे सामने पक्षकार बैठा है मैं उसको न्याय प्रदान करा सकूं, ताकि कोई उसका शोषण ना कर सके। तो आज उपेंद्र यादव जी, आपने आपकी जन अदालत न्यूज़ के इस खास शो में जो संदेश दिया है, निश्चित रूप से आज जो इंटरव्यू को सुन रहे हैं, निश्चित रूप से उन सभी लॉयर के लिए ये सीखने की बात होगी कि हम उसके बैकग्राउंड को न देखें कि वो कौन है, किस जाति वर्ग का है, किस जाति वर्ग विशेष का है और इससे हमें क्या लाभ होने वाला है। हम अपने कर्तव्य का पालन एक सही न्याय के रूप में करें, ताकि क्योंकि हम जनता की अदालत में हैं और कहीं ना कहीं ईश्वर की अदालत में भी हम फैसला रखते हैं, पक्ष रखते हैं, तो किसी गरीब के साथ नाइंसाफ़ी ना हो अपने निजी स्वार्थों के लिए, हमें ये भी देखकर चलना है। इस खास शो में फ़िलहाल इतना ही, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि जन अदालत न्यूज़ पर आप घर बैठे कहीं से भी
हमारे साथ इंटरव्यू कर सकते हैं। इंटरव्यू किस तरीके से करना है ये इसके लिए हम आपको जानकारी देंगे। इसके लिए आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए 9755157059। तो निश्चित रूप से लॉकडाउन में घर बैठे आप इंटरव्यू के माध्यम से अपने तमाम प्रकार के मुद्दों को उठा सकते हैं और अपनी बात जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो आप देर ना कीजिए, हमारे चैनल पर घर बैठे इंटरव्यू करने के लिए नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी जन अदालत न्यूज़ की खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए जो हमारे नए सदस्य हैं वो आपकी जन अदालत न्यूज़ को देखने के लिए यूट्यूब में जाएं, टाइप करें आपकी जन अदालत न्यूज़ या राजा भैया पाल आप टाइप करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके आसानी से और हमारी हर खबर की अपडेट आप तक पहुंच सके। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।